तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अनिल लालपुरिया। आज हम एक हमारे नए और महत्वपूर्ण बिंदु भू संचलन के बारे में चर्चाएं करेंगे। आपको बहुत शानदार, बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं, इस प्रकार से कि दोबारा आपको पढ़ना ही ना पड़े, दूसरी किताब भी ना पढ़नी पड़े। इतनी सारी सामग्री को संकलित करके मैं आपके लिए लाया हूं। तो देखिए, यहां आपको जो सामने बोर्ड पे लिखा है भू संचलन, इसमें दो शब्द हैं, भू और संचलन। भू का मतलब भूपृष्ठ से है, भूपटल से है। भूपटल का तात्पर्य, अब यहां जो संचलन होते हैं, विशेष रूप से संचलन तो सभी जगह होते हैं, महाद्वीप में भी होते हैं, महासागरों में भी होते हैं, लेकिन जो महासागरीय क्रस्ट है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, उसमें इतनी विषमता नहीं है जितनी महाद्वीपीय भूपटल में है। इसमें विषमता बहुत ज्यादा है। तो महाद्वीपीय जो भूपटल है, एक तरह से उसकी जो मोटाई है, महाद्वीपीय भूपटल, इसकी जो मोटाई है 35 किलोमीटर मानी जाती है। महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई जो है, वैसे क्रस्ट को जो भागों में डिवाइड किया गया है उसकी गहराई 30 किलोमीटर तक मानी गई थी, लेकिन महाद्वीपीय भूपटल है, इसकी जो गहराई है वो 35 किलोमीटर तक है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर इसकी जो गहराई है वो 60 किलोमीटर तक हो जाती है। महासागरों में एक तरह से भूपटल है वो कहीं कहीं पर गहरे महासागरों में अपसेंट भी रहता है। तो इस भूपटल की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि वास्तव में भूपटल जो है वो क्या है। तो भूपटल को इस भूवैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी जो बनी है उस दृष्टिकोण से जब हम देखें तो मोटे रूप से इस महाद्वीपीय भूपटल को 3 भागों में बांटा गया है। यानी इसके जो अवयव हैं, इसके 3 अवयव हैं। महाद्वीपीय जो भूपटल है इसके 3 अवयव हैं। देखिए कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से आपको इनको याद करना है। पहला है महाद्वीपीय शिल्ड। देखिए, ये डायरेक्ट यहां से प्रश्न नहीं भी आए, लेकिन ये चीजें आपको समझने में मदद करेगी और किसी दूसरे को ये बिंदु को समझाने में मदद करेगी वास्तव में महाद्वीपीय शिल्ड क्या होती है। उसके बाद में है स्थिर प्लेटफॉर्म, और उसके बाद में है पर्वत भाग, यानी जो पर्वतीय भाग है, जो उसके किनारे पर विभिन्न प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, उसको जो माउंटेन बेल्ट है, एक तरह से जो पर्वतीय पेटी है, उसके बारे में। तो ये 3 प्रकार के जो 3 अवयव हैं, पूरी हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, महाद्वीपीय भूपटल है, उसके 3 महत्वपूर्ण अवयव हैं। देखिए, ये हम बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए लाए हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय शिल्ड। तो महाद्वीपीय शिल्ड, इन सब चीजों में, इन तीनों चीजों में जब बात की जाए तो महाद्वीपीय शिल्ड जो है वो एक तरह से सबसे प्राचीनतम है। महाद्वीपीय शिल्ड जो है वो सबसे क्या मानी जाती है, प्राचीन मानी जाती है। तो सबसे प्राचीनतम जो है वो शिल्ड मानी गई है। और यहाँ जो भूपृष्ठ की हम बात करें, महाद्वीपीय भूपृष्ठ की, जैसे सागरीय प्राचीनतम चट्टानों की हमने बात की थी, जो पिग्गा पिट्टा बेसिन है वो जापान के पास में है, वहां सागर की सबसे प्राचीनतम चट्टानें पाई गई थी। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो भूपृष्ठ की या महाद्वीपीय शिल्ड की जो प्राचीनतम चट्टानें हैं उसका नाम है अकेस्टा जेनिसिस। अकेस्टा जेनिसिस अमेरिकन शिल्ड में है। जो अमेरिकन शिल्ड है यूएस से है, वहां पर सुपीरियर झील के किनारे पर उसके पास में स्थित है अकेस्टा जेनिसिस। ये महाद्वीपीय क्षेत्रों की प्राचीनतम शिल्ड, प्राचीनतम चट्टानें मानी गई है। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि महाद्वीपीय शिल्ड ये प्राचीनतम माना गया इन तीनों में। अकेस्टा जेनिसिस है, ये प्राचीनतम महाद्वीपीय चट्टान खोजी गई है जो महाद्वीपों पर है। पिग्गा फिट्टा जो है वो सागरीय क्षेत्रों में प्राचीनतम चट्टानें जो जापान में प्रशांत महासागर में खोजी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर ये जो चट्टानें होती है, महाद्वीपीय शिल्ड होती है, ये एक तरह से आग्नेय चट्टानों से बनी होती है मेरे दोस्तों, आग्नेय। और इसके अलावा दूसरी चट्टानें होती हैं इसमें, वो कायांतरित चट्टानें होती हैं।
यानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से ये महाद्वीपीय शिल्ड होता है, इसका निर्माण होता है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार की ये जानकारी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ये सामान्यतः नीचा है, बहुत ऊंचा नहीं है, ये एक तरह से बहुत ऊंचा है, क्योंकि प्राचीन है तो अनाच्छादन की वजह से एकदम से अपरदित होते 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 ये काफी नीचे क्षेत्र हैं, तो बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी, ये नीचे क्षेत्र है, प्राचीनतम है, आग्नेय कायांतरित चट्टानों से बने हुए। यहाँ प्राचीनतम चट्टान अकेस्टा जेनेसिस अमेरिकन शिल्ड में खोजी गई है, और ये अकेस्टा जेनेसिस यूएस से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। यानी आपने देखा होगा कि पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष मानी गई है, तो उसके आसपास जो उससे 3.5 के आसपास इस चट्टानों की आयु है वो मानी गई है। और महाद्वीपीय शिल्ड जो है वो सभी महाद्वीपीय शिल्ड लगभग 2 अरब वर्ष से पुरानी है, यानी वो प्राचीनतम शिल्ड मानी गई है। उसके बाद में है प्राचीनतम प्लेटफॉर्म या स्थिर प्लेटफॉर्म। जो स्थिर प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से सममित है, वो समतल भूभाग है। एक याद रखना इसको कि ये एक तरह से क्या है, समतल है, समतल भूभाग माने गए हैं, यानी समतल सममित है, समतल सममित, यानी समतल जैसे हम थार का मरुस्थल को भी मानेंगे तो एक तरह से इसको भी हम समतल मानते हैं, लेकिन ये समतल नहीं है, या बालू का स्थूल है, बालू का स्तूप है, तो समतल सम्मित है, यानी ऐसे इस प्रकार से थोड़े ढाल मानेंगे, लेकिन वो एक तरह से तीव्र ढाल नहीं है, मंद ढाल है, क्योंकि धरातल तो समतल कहीं भी नहीं है, लेकिन इसको माना गया मोटे रूप से कि ये समतल है, या एक तरह से सम्मित रूप से इसको माना गया है। और ये जो स्थिर प्लेटफॉर्म है इस पर एक तरह से अवसादी चट्टानें पाई गई हैं। कैसी चट्टानें पाई जाती हैं इस पर? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और इन अवसादी चट्टानों की परत के नीचे आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यानी जो स्थिर प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आधार जो है उसमें, उस आधार में तो आग्नेय और किस प्रकार की कायांतरित चट्टानें हैं, जबकि ऊपर जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं। विभिन्न प्रकार के कारकों ने अवसाद लाकर के उस पर जमा किया है। तो स्थिर जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में आप नोट लिखेंगे कि समतल है, सममित है और अवसादी चट्टानें हैं ऊपर, और उसके आधार में एक तरह से कायांतरित और अवसादी चट्टानें हैं। यानी जो आधार उनका बना है उसके नीचे, जो अवसादी चट्टानों के नीचे, वो आग्नेय चट्टानें हैं, और कैसी चट्टानें मेरे दोस्तों? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पर्वतीय पेटी की। पर्वतीय पेटी जो है ये महाद्वीपों के किनारे पर पाई जाती है। महाद्वीपों के किनारे पर ये पर्वतीय पेटी, इसमें वलन और भ्रंश पाए जाते हैं। रॉकीज, एंडीज, हिमालय, अल्पाइन पर्वतमालाएं, ये सभी इनके उदाहरण हैं, जो सभी महाद्वीपों के किनारे पर लगभग जो पेटियां हैं, पर्वत पेटियां, वो पाई जाती हैं। तो ये पर्वत पेटियां हैं, यानी ये एक तरह से इसमें नवीन वलित पर्वत हैं, नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं, और ये महाद्वीपों के कहाँ पाए जाते हैं? किनारों पर पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। आप सभी महाद्वीपों के किनारे पर इन पर्वतों को देख सकते हैं, और इनमें क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं, इनमें भ्रंश जो हैं वो भी पाए जाते हैं, नवीन वलित ये हैं। इस पर्वत पेटी की सारे आज भी जो संपीड़न है वो बल काम कर रहा है, इसलिए इस संपीड़न के कारण इनमें वलन का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं कि महाद्वीपीय भूपटल जो है उसको मोटे रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल हैं वो आए नहीं, लेकिन इन संकल्पनाओं को हमें समझना है ताकि ये हमें अन्य चीजों को समझने में मदद करेगी। थोड़ी नई चीजें हैं, क्योंकि पहले आपने किसी बुक में इस प्रकार का वर्गीकरण देखा नहीं होगा। तो महाद्वीपीय शिल्ड, स्थिर प्लेटफॉर्म और पर्वत पेटी, यानी किसी भी महाद्वीप को, किसी भी भूपटल को इन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। उसके अलावा कोई महाद्वीपीय भूभाग बचता नहीं है। या तो वो प्राचीनतम स्थलखंड है, यानी शिल्ड है एक तरह से, जिसे हम मान लो कि हम भारत की बात करें तो एक तरह से मान लो भारत एक उप महाद्वीप है, भारत को हम महाद्वीप ही मान ले, और देखें कि महाद्वीप में जो महाद्वीपीय शिल्ड है वो एक तरह से गोंडवाना लैंड है, प्राचीन है। आज वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, लेकिन वो प्राचीनतम है। वहाँ प्राचीनतम चट्टानें, वहाँ जो चट्टानें हैं कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं, वो वहाँ पर पाई जाती हैं। तो इस रूप में इसको देखते हो। और इसी प्रकार दूसरा भाग हम देखें, स्थिर प्लेटफॉर्म। ऐसा स्थिर प्लेटफॉर्म जो समतल है, इसमें हम थार का मरुस्थल है और भारत की विशाल मैदान को हम ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें कैसी चट्टानें हैं? अवसादों द्वारा ये पूरी जो समतल प्लेटफॉर्म है ये सटा हुआ है, और यहाँ इसके आधार में, इसके नीचे आज भी जब आप
उसके नीचे थार मरुस्थल के भूगर्भ में देखेंगे तो गोंडवाना लैंड की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। यदि आप 2000 मीटर तक गंगा के मैदान को भी खोदेंगे तो नीचे से आग्नेय चट्टानें हैं और वो आएंगी। तो इन चट्टानों के नीचे क्या पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। ये हम उदाहरण ले रहे हैं भारत का। उसके बाद है कि पर्वत पेटी, भारत की जो तीसरी भूखंड है पर्वत पेटी। हमने कहा कि पर्वत पेटी है वो महाद्वीपों के किनारे पर है। ये नवीन वलित पर्वत है। तो नवीन वलित पर्वत हिमालय है, अल्पाइन है, रोकीज है, एंडीज है, एटलस है। तो ये सारे पर्वत जो आल्प्स पर्वत, ये सारे पर्वत एक तरह से नवीन वलित पर्वत हैं। तो इसमें वलन पाए जाते हैं, भ्रंश पाए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए भारत का कोई भाग नहीं बचा। जो भी समतल है वो इसमें है, जो प्राचीनतम है वो महाद्वीपीय शिल्ड में है, और जो वलित पर्वत हैं, भ्रंश हैं, वलन वाले क्षेत्र हैं, वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आप इन चीजों को देखते हो कि जो महाद्वीपीय शिल्ड है, उस महाद्वीपीय शिल्ड को आप इन अलग अलग भागों में बांट करके, इसके 3 अवयव जो हैं उसमें बांट करके आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखिए, भूपटल जो होता है एक तरह से वो गत्यात्मक होता है, यानी भूपृष्ठ जो है, भूपृष्ठ या भूपटल जो है वो पूरी पृथ्वी का जो है वो 1% से भी उसके जो आयतन है, उसका जो परिमाण है, उस परिणाम का 1% से भी क्या है? कम है, यानी ज्यादा भाग उसमें नहीं है। भूपृष्ठ पूरी पृथ्वी का 1% से भी कम भाग है। ये जो भूपृष्ठ है ये गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक मतलब ये पूरी तरह से परिवर्तनशील रहता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन हैं वो होते रहते हैं। कौन कौन से परिवर्तन होते रहते हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं, किन शक्तियों की वजह से वो परिवर्तन होता है, उन सारी चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो शक्तियां हैं निरंतर जो उसमें परिवर्तन करती रहती हैं, इन चीजों को हम देखेंगे। नोट्स आप बनाएंगे कि भूपृष्ठ पूरी पृथ्वी के परिमाण का क्या है? 1% से भी कम भाग है। फिर दूसरा बिंदु क्या लिखेंगे? दूसरा बिंदु आप लिखेंगे कि जो भूपृष्ठ है वो गत्यात्मक है, भूपृष्ठ में परिवर्तन होते रहते हैं। भूपृष्ठ में परिवर्तन कौन करता है? भूपृष्ठ में परिवर्तन करने वाली जो शक्तियां हैं, आप लिखेंगे कि भूपृष्ठ में करने वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं आंतरिक शक्तियां, आंतरिक शक्तियां आप लिखेंगे। उसके बाद दूसरा लिखेंगे बाह्य शक्तियां, आंतरिक और बाह्य शक्तियां। मेरे दोस्तों, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ये ज्योग्राफी की मूल भावना है, भौतिक भूगोल की मूल भावना है भू संचलन। अगर भू संचलन को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, आपकी जो बुखार है, भूगोल की जो बुखार है वो उतर जाएगी। आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपने सीखा है तो आप जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे मेरे दोस्तों। तो आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां, इन 2 भागों में डिवाइड किया है। देखिए क्या काम होता है। आंतरिक शक्तियां जो होती हैं, भूपृष्ठ के नीचे जो अंदर की शक्तियां हैं वो अपने कार्य करती हैं। तो कार्य करती हैं तो उस भूपटल जो है उस पर विषमताओं का निर्माण करती हैं। हमेशा आंतरिक शक्तियां भूपटल पर विषमताओं का निर्माण करेंगी। कैसे करेंगी? वो पर्वत बनाएंगी, वो घाटी बनाएंगी, भ्रंश बनाएंगी, वलन बनाएंगी, जो कुछ भी करेंगी जिससे भूपटल पर विषमताओं का निर्माण होगा। तो आप नोट्स में कैसे लिखेंगे? आंतरिक शक्तियां भूपटल पर विषमताओं का निर्माण करती हैं। उसके बाद अगला बिंदु आप लिखेंगे कि बाह्य शक्तियां किसमें कौन कौन सी चीजें हैं? बाह्य शक्तियों में जो जल बहता है, जो पवन बहती है, हिमानी बहती है, ताप है, दाब है, सूर्य तप, जो कुछ भी बाह्य शक्तियां धरातल पर काम करती हैं। तो ये बाह्य शक्तियां धरातल पर बनने वाली विषमताओं को काट छांट करके समतलीकरण का काम करती हैं। यानी बाह्य शक्तियां क्या करेंगी? समतलीकरण का काम करेंगी, ये समतलीकरण का काम करती हैं। और आंतरिक शक्तियां होती हैं, ये धरातल के ऊपर क्या करती हैं? विषमताओं का निर्माण करती हैं। मेरे दोस्तों, इस प्रकार से इन आंतरिक और बाह्य शक्तियों का द्वंद्व, इनका युद्ध चलता रहता है। आंतरिक शक्तियां आएंगी, कभी भूकंप आएगा, कभी ज्वालामुखी आएगी, कभी वलन पड़ेंगे, कभी भ्रंश आएगी, कभी संचलन होंगे, कभी टेक्टोनिक चीजें होंगी। तो ये विरूपण शक्तियां जो हैं ये इन विषमताओं का निर्माण करती रहेंगी। और तभी बाहर से बादल गरजेगा, बारिश होगी, नदियां आएंगी, बर्फ हिमानी चलेंगी। वो कहेंगी क्या आपने मेरे रास्तों का अवरुद्ध कर दिया है? वो निरंतर पुनः अपर्दन करेंगी। हवाएं चलेंगी रेगिस्तान में, जहाँ पानी नहीं है वहाँ हवाएं अपना काम करेंगी, जहाँ समुद्र है वहाँ लहरें अपने काम करेंगी। तो हर जगह हर कार्य कोई न कोई अपना काम करता रहता है। दिन रात ये प्रक्रिया चलती रहती है। अंत में वो क्या बन जाता है? समपटल, पेनी प्लेन बन जाता है।
तो ये सारी शक्तियां अपने आप में काम करती रहती हैं। तो बाह्य शक्तियां जो हैं वो समतलीकरण का काम करती हैं, आंतरिक शक्तियां जो होती हैं वो किसका काम करती हैं, विषमताओं का निर्माण करती हैं। कभी पर्वत उठा देती हैं, कभी पहाड़ बना देती हैं, कभी नदी नालों को अवरुद्ध कर देती हैं, वो सारी विषमताएं इसके बारे में करती हैं। अब हम देखेंगे जो भू संचलन की शक्तियां होती हैं उसको किस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। तो भू संचलन की शक्तियां, भू संचलन की शक्तियां, हाँ आपको बहुत अच्छे से इस टेबल को बनाना है। भू संचलन की कौन कौन सी शक्तियां हैं या भू संचलन के कौन कौन से प्रकार हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि आंतरिक शक्तियां और बाह्य शक्तियां। यहाँ पर हमने एक डायग्राम के द्वारा, इसको एक टेबल के द्वारा हम आपको इसमें प्रदर्शित करके बताएंगे आंतरिक शक्तियां, और दूसरा जो होता है वो एक तरह से होता है बाह्य शक्तियां। बाह्य शक्तियां, इसकी टेबल जो है वो याद करेंगे, यहीं से हम समझेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो आंतरिक शक्तियां जो है इनको हम पुनः दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये आती हैं, एक तो आती है आकस्मिक सडन मोमेंट, आकस्मिक शक्तियां। आकस्मिक शक्तियों से क्या मतलब है, जो शक्तियां बिल्कुल अचानक काम करती हैं, कुछ ही पल में अपने प्रभाव को स्थापित करके चली जाती हैं और मनुष्य शताब्दियों तक उस प्रभाव को याद रखता है। जैसे गुजरात में आए कच्छ के भूकंप को हम आज तक याद करते हैं, और इसी प्रकार से जो ज्वालामुखी हैं वो भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है और कुछ ही समय बाद ज्वालामुखी चला जाता है, लेकिन उस बने ज्वालामुखी पर्वत को लोग सदियों तक याद रखते हैं। तो ये होती है आकस्मिक शक्तियाँ। आकस्मिक शक्तियाँ ऐसी शक्तियाँ जो अचानक सडनली एक भूपृष्ठ पर प्रकट होती हैं। तो इन शक्तियों को हम किस किस भाग में डिवाइड करते हैं, यानी एक तो हो गया ज्वालामुखी आकस्मिक शक्तियों में, और दूसरा हो गया भूकंप। इन दोनों शक्तियों के बारे में आप ज्वालामुखी और भूकंप के वीडियो में देख सकते हो, समझ सकते हो, उनकी व्याख्या को अपने दिमाग में ग्रहण कर सकते हो। तो भूकंप और ज्वालामुखी जो हैं ये एक तरह से आकस्मिक शक्तियां हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो हैं उनके बारे में, और वो महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं, दीर्घकालिक शक्तियां। दीर्घकालिक शक्तियां, इन बाह्य शक्तियों के लिए हम एक अलग से आपके लिए स्लाइड बना देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीजें समझनी है कि दीर्घकालिक शक्तियां कौन सी होती हैं, जो स्नेह काम करती हैं, जो धीरे धीरे काम करती हैं, लंबे समय तक काम करती हैं और लंबे समय तक लंबा प्रभाव जो है वो छोड़ करके जाती हैं, वो दीर्घकालिक शक्तियां होती हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्तों, इन दीर्घकालिक शक्तियों को विरूपण शक्तियां कहते हैं। ये विरूपण शब्द बहुत बार आपके सामने आता होगा, प्लेट विरूपण कहते हैं इसको, भूपटल विरूपण कहते हैं, तो कई नाम है इसके। तो यहाँ हम लिखते हैं भूपटल विरूपण। भूपटल विरूपण का मतलब ये है कि भूपटल में परिवर्तन करने वाली दीर्घकालिक शक्तियों को हम भूपटल विरूपण में रखते हैं, या भूपटल विरूपण की प्रक्रियाओं में उसको रखते हैं। ये धीरे धीरे काम करती हैं, इसलिए भूपटल विरूपण ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो कर देती हैं। अब देखिए, इन परिवर्तनों को पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इस भूपटल विरूपण का इंग्लिश का शब्द भी याद रखेंगे, DIA, डायस्ट्रोफिज्म, STROPHISIM, डायस्ट्रोफिज्म, यानी डायस्ट्रोफिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ देखिए, फिर दोबारा हम बात करते हैं इन दोनों को कि कौन कौन से हैं। तो एक तो है महादेश जनक, यानी महादेश जनक, जिससे महादेश का मतलब महाद्वीप समझेंगे, महादेश जनक शक्तियां, और दूसरी हैं पर्वत निर्माण शक्तियां। पर्वत निर्माण शक्तियां मेरे दोस्तों, पर्वत निर्माण शक्तियां। यहाँ इन चीज़ों को आप दोनों को बहुत अच्छे से लिखेंगे। यहाँ दूसरी स्लाइड हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इसके नीचे अब जगह नहीं है, इसको बहुत अच्छे से हमें विस्तार से समझना है। इसके लिए यहाँ एक दूसरी स्लाइड हम बना देते हैं, इसको दोबारा से लेते हैं, भूपटल विरूपण। आप अपने कॉपी पेन में वहीं पर लिखते रहेंगे, भूपटल विरूपण, डायस्ट्रोफिज्म, DIASTROPHISIM, डायस्ट्रोफिज्म के नाम से इसको जाना जाता है। भूपटल विरूपण कहते हैं दीर्घकालिक शक्तियां जो भूपटल में विरूपण में, आंतरिक शक्तियां, बाह्य शक्तियां नहीं, दीर्घकालिक आंतरिक शक्तियों को भूपटल विरूपण के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम दोबारा इसको डिवाइड किया था,
डिवाइड किया था तो क्या आया था, महादेश जनक। महादेश जनक मतलब जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। और दूसरा यहाँ पर आया था पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। पर्वत निर्माणकारी शक्तियां, पर्वत निर्माणकारी शक्तियां। मेरे दोस्तों बहुत अच्छे से नोट्स आपको बनाना है, समझ समझ के बनाना है। इसकी व्याख्या हम दोबारा करेंगे इसके बाद में। महादेश जनक शक्तियां, देखिए जिससे महाद्वीपों का निर्माण होता है। महाद्वीपों का निर्माण कैसे होता है, यदि कोई भाग समुद्र से ऊपर उठ जाता है तो वो महाद्वीप बन जाता है, कोई भाग समुद्र तल से नीचे धंस जाता है तो वो महासागर बन जाता है। कहने का मतलब ये जो संचलन होते हैं ये इस प्रकार से ऊपर उठने और नीचे धंसने का संचलन होता है। तो ये जो संचलन होते हैं ये किस प्रकार का संचलन है, लंबवत संचलन है। तो मेरे दोस्तों इस संचलन को हम कहते हैं लंबवत संचलन। लंबवत संचलन, लंबवत संचलन के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए पर्वत निर्माणकारी जो शक्तियां होती हैं वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। दो प्लेटें आपस में एक दूसरे की ओर जाती हैं, उसके किनारों पर विभिन्न प्रकार के वलन पड़ने से, दबाव लगने से, संपीड़न लगने से पर्वतों का निर्माण होता है। वो एक दूसरे की ओर काम करती हैं, इसलिए ये जो संचलन होता है, ये जो गति होती है एक तरह से क्षैतिज गति होती है। तो इसको हम कहते हैं क्षैतिज संचलन, इसको कहा जाता है क्षैतिज संचलन। मेरे दोस्तों देखिए जब एक तरह से लंबवत संचलन होता है, लंबवत संचलन को हम पुनः इस दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो भाग एक होता है उत्थान, जो भाग अपने समीपी सतह से ऊपर उठ जाता है उसको उत्थान कहते हैं। देखिए उत्थान के बाद में दूसरा आता है अवतलन। उत्थान और अवतलन नाम से आप समझ गए होंगे, लेकिन एक होता है उन्मजन और दूसरा होता है निमज्जन। निमज्जन इसके बारे में भी समझना है। इन दोनों को, इन चारों शब्दों को जब आप साथ साथ समझोगे तभी आपकी ये चीजें समझ में आएंगी। यहाँ देखिए क्षैतिज संचलन, क्षैतिज संचलन जो होती है वो पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि क्षैतिज संचलन से कौन सी गतिविधियां होती हैं, या लंबवत संचलन से कौन सी गतिविधियां होती हैं, या महादेश जनक बल कौन से होते हैं, वो लंबवत होते हैं। पर्वत निर्माणकारी बल कौन से होते हैं, वो क्षैतिज होते हैं। तो क्षैतिज बल लगते हैं तो जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो वो संपीड़न बल लगता है, एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो तनाव बल लगता है। तो ये दो प्रकार के बल हो गए, कौन से, एक तो हो गया तनाव बल, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूसरा हो गया संपीड़न। मेरे दोस्तों तनाव और संपीड़न दो प्रकार के बल लगते हैं। जहां हम इन चारों को पढ़ेंगे एक बार यहां भी बताएंगे। देखिए क्या होता है तनाव और क्या होता है संपीड़न। जब वो एक दूसरे की ओर तनाव में चल के दूसरे से दूर चले जाते हैं तनाव में, तो उसको हम तनाव कहते हैं। तो तनाव जब होता है, दूर जब चले जाते हैं तो भ्रंश का निर्माण होता है, क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है। भ्रंश जो है वो टूटती है, भूपटल जो है वो टूटता है, तो तनाव होता है। तो तनाव में क्रिस्टल फ्रैक्चर, CRUSTAL, क्रिस्टल FRACTUR, फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर। और क्रिस्टल फ्रैक्चर मतलब टूटना, फ्रैक्चर मतलब टूटना। तो क्रिस्टल यानी भूपटल, भूपटल उसको कहते हैं विभंग, भूपटल विभंग के नाम से इसको जाना जाता है। यानी क्रिस्टल फ्रैक्चर, भूपटल विभंग इसको कहा जाता है। तो तनाव, उसके बाद संपीड़न। संपीड़न में क्या होता है, जब चट्टानें एक दूसरे की ओर आती हैं तो इसमें वलन पड़ता है, यानी क्रिस्टल बेंडिंग होती है। क्रिस्टल बेंडिंग, CRUSTAL, क्रिस्टल BANDING, क्रिस्टल बेंडिंग। भूपटल में बंकन होता है, भूपटल हिंदी में लिखें भूपटल बंकन, यानी बैंड पड़ जाता है उसमें, वो मुड़ जाता है, मोड़ पड़ जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। और इस प्रकार से इसमें क्या बनते हैं, यहाँ भूपटल विभंग होता है तो भ्रंश बनते हैं। भूपटल विभंग में क्या बनते हैं, भ्रंश बनते हैं। और इसमें क्या बनते हैं, एक तरह से संवलन, संवलन और वलन का निर्माण होता है। संवलन और वलन का निर्माण होता है कब, जब वो संपीड़न बल है वो काम करता है तो उसमें इस प्रकार के निर्माण होता है। संवलन को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। क्या होता है, एक तो होता है उत्संवलन, उत्संवलन, और दूसरा होता है अवसंवलन, अवसंवलन। इस प्रकार से इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इनको मैं दोबारा भी लिखूंगा,
हाँ, जहां इन चीजों को हमने अभी छोड़ा था, थोड़े समय के लिए स्टॉप किया था, यहां आपको समझना है, इस टेबल को बनाना है और समझना है। हम लिखवाने का काम दोबारा करेंगे। कहने का मतलब इसके बाद में इसकी जब एक एक की व्याख्या करेंगे तब इनका वर्णन लिखना है। अभी आपको ये टेबल ही लिखनी है कि कौन सा किस वर्ग में है, ये इस वर्ग में है, कौन सा किस भाग में आता है, कौन सा क्षैतिज है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। यहां हम चर्चा करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो चीजें हैं उत्थान और ये है एक तरह से क्या, उन्मजन। क्या फर्क होता है दोनों में? अवतलन, निमज्जन, क्या होता है दोनों में, किस प्रकार का संचलन होता है? देखिए, उत्थान की जो शक्तियां होती हैं वो अपवार्डिंग होती हैं, दोनों में ही अपवार्डिंग होती हैं। और जो अवतलन और निमज्जन के जो संचलन होते हैं वो दोनों में ही क्या होता है, एक तरह से डाउनवार्डिंग होता है। यानी उत्थान और अवतलन, यानी उत्थान और अवतलन ये एक दूसरे से विपरीत हैं। उन्मजन, निमज्जन ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। यहाँ देखिए, उत्थान और उन्मजन में स्थल खंडों का उत्थान यानी अपवार्डिंग मोमेंट होता है और अवतलन और निमज्जन में डाउनवार्डिंग होता है। लेकिन अंतर क्या है दोनों में, यानी इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, इसी अंतर को समझेंगे। नोट करना, दिमाग में नोट करना है, अभी वैसे कॉपी में नोट नहीं करना है। यानी वहां जो अलग से नोट्स बनाएंगे तब आपको लिखना है, जब हम इसकी व्याख्या वहां अलग स्लाइड में करेंगे। हाँ, तो उत्थान, उत्थान का मतलब ये होता है जैसे कि दो स्टेट हैं हमारे पास, दो स्टेट हैं, एक राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश है। और अब राजस्थान का उत्थान हो रहा है, राजस्थान की भूमि उत्तर प्रदेश से ऊपर उठ रही है, तो वो क्या है? वो उत्थान है। वो क्या है? उत्थान है। और देखिए, अब उन्मजन क्या हुआ? केरल की जो भूमि है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है, केरल का जो जलमग्न भाग है, केरल के सागरीय तट हैं वो जलमग्न हैं, वो समुद्र से बाहर आते हैं, समुद्र से ऊपर उठ जाते हैं, समुद्र के तल से ऊपर उठ जाते हैं, वो उन्मजन है। समुद्र के तल से ऊपर उठना उन्मजन, अपने समीपी सतह से ऊपर उठना वो क्या है? उत्थान है। केरल की भूमि का स्थल से ऊपर उठता है वो उन्मजन है। कोई भूमि सागरीय जल को क्रॉस करके ऊपर उठती है वो उन्मजन है। कोई भूमि स्थल से ऊपर उठती है वो उत्थान है, उत्थान। हाँ, अब देखिए अवतलन और निमज्जन वो भी ऐसा ही है। यानी जब एक स्थल अपने दूसरे समीपी स्थल से नीचे धंस जाए तो वो अवतलन है, वो धसाव है, सब्सिडाइज है, अवतलन हो रहा है, दूसरे के नीचे चला जाता है, वो भी अवतलन है ना। एक दूसरे से नीचे चला जाए या उसके नीचे चला जाए वो अवतलन माना जाता है। निमज्जन क्या होता है? जब कोई तटीय भूभाग जलमग्न हो जाए, समुद्र में धंस जाए, सब्सिडाइज हो जाए, तो उसको मेरे दोस्तों उसको कहा जाता है निमज्जन। उसको हम क्या कहते हैं? निमज्जन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सारी प्रक्रियाएं आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। देखिए, संवलन के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। वलन पढ़ते हैं, यानी जो भूपटल होता है उसमें एक तरह से बहुत इस प्रकार से जो होते हैं वो क्या होते हैं? वलन पड़ जाते हैं। इसको लहरदार मोड़ जो होते हैं चट्टानों के, उस लहरदार मोड़ों को मेरे दोस्तों वलन कहते हैं। और जब इस प्रकार के कई सारे वलन इस प्रकार बनते हैं, ये इस प्रकार से बन जाता है, तो ये एक तरह का संवलन है। इसमें बहुत सारे वलन होते हैं, बहुत सारे वलन का जो समूह होता है वो संवलन होता है। संवलन के दो पार्ट हैं। उच्च संवलन जो इस प्रकार से ऊपर उठा हुआ है वो उच्च संवलन है, जो इस प्रकार से नीचे धसा हुआ है इसमें कई सारे वलन हैं, इसको क्या कहते हैं? अवसंवलन, और इसको उच्च संवलन कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रकार से ये सारी चीजें, ये सारी टेबल है आपको याद करनी है, और आगे हम दोबारा से इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ हमने एक छोटी सी टेबल छोड़ी थी। हमने कहा था कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बाह्य शक्तियां भी बनाएंगे। भू संचलन में जो परिवर्तन करने वाली दोनों शक्तियां हैं, इसलिए हम इन बाह्य शक्तियों को भी बनाते हैं। यहाँ हम शुरुआत कर रहे हैं बाह्य शक्तियां। मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना है आपको, क्योंकि ये सफलता जो है, ये परीक्षा जो है, ये आपकी भी परीक्षा है, मेरी भी परीक्षा है ना। मैं बड़े चुनौती के साथ देता हूँ आपकी सफलता। आपकी जो सफलता है वो मेरे लिए भी चुनौती है, क्योंकि आपको सफल करना, आपको सिखाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। बाह्य शक्तियों को बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाह्य शक्तियां सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, बाह्य शक्तियों को हम किसमें शामिल करने हैं? अनाच्छादन में शामिल करते हैं। तो अनाच्छादन क्या होता है? वेदरिंग।
वेदरिंग, वेदरिंग जो होती है इसको अनाच्छादन कहते हैं मेरे दोस्तों। वेदरिंग को क्या कहते हैं? अनाच्छादन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए वेदरिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। एक होता है अपर्दन, अपर्दन, और एक होता है अपक्षय, अपर्दन अपक्षय, और एक होता है वृहत संचलन जिसको कहते हैं मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग, यानी अपर्दन अपक्षय वृहत संचलन, ये अनाच्छादन है। देखिए सबसे पहले अनाच्छादन क्या है? अनाच्छादन ये शब्द जो है इसकी हम व्याख्या करते हैं, आच्छादन और उपसर्ग अन लग के बना है अनाच्छादन, यानी जो आवरण है उसको हटाना, वो अनाच्छादन कहलाता है। धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार की चट्टानों का आवरण है। अपर्दन के कारक, अपक्षय के कारक, बाह्य शक्तियां और ये वृहत संचलन, ये सब उनको हटाने का काम करती हैं। ये सभी इनको हटाने का काम करती हैं, धरातल की ऊपरी परत को काटने का, छांटने का काम करती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। तो अपर्दन में कौन कौन से कारक आते हैं? देखिए बहता हुआ जल, यानी एक तरह से क्या आती है? नदी आती है। दूसरा क्या आता है? हिमानी आती है, हिमानी। तीसरा क्या आता है? पवन आती है, यानी पवन आती है। चौथा क्या आती है? समुद्र लहरें आती हैं, समुद्र लहरें। ये सभी क्या करते हैं? अपर्दन के कारक होते हैं, ये अपर्दन करते हैं। अपर्दन में जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से गतिज ऊर्जा काम करती है। कौन सी ऊर्जा काम करती है? गतिज ऊर्जा इसमें काम करती है। और जो अपक्षय होता है इसमें एक तरह की कौन सी ऊर्जा काम करती है? स्थितिक ऊर्जा काम करती है, स्थितिक ऊर्जा। ये सभी कारक गतिशील हैं। जल बहता रहता है, हिमानी बहती रहती है, पवन चलती रहती है, और समुद्र लहरें होती हैं, ये भी चलती रहती हैं। मेरे दोस्तों गतिज ऊर्जा और ये सभी ऊर्जा एक दूसरे से चलती रहती है। अपक्षय, अपक्षय के जो कारक हैं एक तरह से स्थितिक ऊर्जा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? स्थितिक ऊर्जा का काम करते हैं। इसमें गतिशीलता नहीं होती है, चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं। हाँ, ये परिभाषा हम बाद में दोबारा डिस्कस करेंगे। अपने ही स्थान पर टूटती रहती हैं। अपक्षय कितने प्रकार का होता है? देखिए एक तो होता है रासायनिक अपक्षय, यानी रासायनिक अपक्षय होता है मेरे दोस्तों, रासायनिक अपक्षय। एक होता है भौतिक अपक्षय, यानी अपक्षय भी दो प्रकार के होते हैं। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय में चट्टानें रासायनिक क्रियाओं की वजह से अपने ही स्थान पर टूटती फूटती रहती हैं, उसको रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय जो विभिन्न प्रकार के भौतिक कारक हैं, ताप है, दबाव है, संपीड़न है, तनाव है, उन कारण से चट्टानें टूटती रहती हैं, उसको भौतिक अपक्षय। और तीसरा जो है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या होता है मेरे दोस्तों? तो जैविक अपक्षय होता है क्या कि जैविक अपक्षय में जीव जो हैं वो भूपृष्ठ में चट्टानों के अंदर घुस के उनको काटते फूटते तोड़ते रहते हैं। मानवीय कारणों से अपने ही स्थान पर चट्टानें टूटती फूटती रहती है, उसको हम जैविक अपक्षय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्थितिक ऊर्जा होती है। मेरे दोस्तों यहाँ पर देखिए वृहत संचलन, नई संकल्पना, शार्प महोदय ने वृहत संचलन की संकल्पना है वो दी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वृहत संचलन में कौन सा बल काम करता है। तो वृहत संचलन में जो ऊर्जा काम करती है, याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछ लिया गया है कई बार केंद्रीय विद्यालय की परीक्षाओं में, कॉलेज लेक्चरर में बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं, जिनसे आपका परिचय करवा रहा हूँ। वृहत संचलन, मास वेस्टिंग, इसमें जो ऊर्जा काम करती है वो गुरुत्वाकर्षण काम करती है। ये अनाच्छादन का एक प्रारूप है, ये नवीन संकल्पना है, शार्प महोदय ने दी है। तो ऊर्जा, इसमें गुरुत्वाकर्षण, चट्टानें गुरुत्वाकर्षण के कारण टूटती फूटती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण लुढ़कती हैं, उसको क्या कहते हैं? मास वेस्टिंग के नाम से जाना जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चट्टानें लुढ़कती हैं उसको हम मास वेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी होती हैं। गति के आधार पर ये एक तरह से दो प्रकार के होते हैं, यानी जो मंद गति से भूसर्पण की जो क्रिया होती है, मंद गति से चलती है, यानी भूसर्पण यानी मंद गति से होता है। और एक तरह से भूस्खलन जो होता है, भूस्खलन ये क्या होता है? तीव्र गति से होता है। कहने का मतलब जो मंद गति से होता है भूसर्पण, वो भी इसमें शामिल है।
भूस्खलन तीव्र गति से होता है वो भी शामिल है, भूसर्पण यानी सॉइल क्रीपिंग, मृदा सर्पण, मलबा सर्पण, ये कई प्रकार की डिजाइन्स होती हैं, वो सारी चीजें इसमें मंद वाले में और तीव्र वाले में जो शामिल हैं उन सब का अध्ययन हम बड़े डिटेल के साथ करेंगे। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से ये जो पूरी टेबल है ये आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी है, बहुत अच्छे से तैयार करनी है।